तो इसमें यार दो मेनली जो दो लॉज हैं वो एक तो बायट-सावर्ट लॉ और एक एम्पियर लॉ, बट लॉज के ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। अब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे आप, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी बाय द टू लॉज। एक आप बायट-सावर्ट लॉ बोलते हो और दूसरा हम इसमें बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। तो ये लॉज हैं जिनके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं या फिर फॉर्मूले डिराइव करते हो, ये कह लो। एम्पियर लॉ से हम जिनके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं ना, वो सोलेनॉइड के फॉर्मूले डिराइव होते हैं, तो डेरिवेशन स्किप कर जाएंगे। टॉरॉइड को डिराइव करते हो, किसी लॉन्ग वायर को डिराइव करते हो, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, लॉन्ग वायर, इन सबको डिराइव करते हो। उसके अलावा लार्ज सर्फेसिस को डिराइव करते हो, इस टाइप से। सिलेंडर्स को डिराइव करते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर्स को। और इसमें जो बायट-सावर्ट लॉ है, इसके थ्रू बेसिकली स्ट्रेट वायर को डिराइव करते हो, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड एंड इस टाइप से। तो डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा एंटर नहीं करने जा रहा हूं मैं बट एक एक करके ना हम एक एक फॉर्मूला देख लेंगे और उसके बाद उनके क्वेश्चंस। चलेगा ना ये, कि मतलब चलेगा यार कि डेरिवेशंस की जरूरत पड़ेगी आप लोग? डेरिवेशन तो स्किप कर सकते हैं इसमें कि कैसे रिजल्ट आएगा ये। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करके सीधा सा देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट वायर। सबसे पहला रिजल्ट ये एक तरीके का नोट्स भी बन जाएगा जिसको रिवाइज कर लो। मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट वायर का जो डायरेक्ट रिजल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट वायर। तो ये कहते हैं यार कि अगर कोई भी हमारे पास एक वायर है, लीनियर परफेक्टली स्ट्रेट वायर, उसमें करंट फ्लो कर रहा हो कैपिटल आई का या स्मॉल आई का, जो भी करंट है, और हमें एक पॉइंट पी दिया जाए जहां पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो। किसी पॉइंट पी पर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है अगर आपको, तो इसका जो रिजल्ट है वो याद भी आ रहा होगा आपको। फिगर देख करके ही याद आ जाता है इसका रिजल्ट क्या बनता है। तीन चीजें चाहिए होती हैं, मतलब एक वायर की वजह से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं। नंबर वन, उस पॉइंट से उस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है। नंबर वन, पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको मैं आर परपेंडिकुलर के नाम से डिनोट करूंगा, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। और दो चीजें और चाहिए होंगी, वो दो चीजें जो और चाहिए होंगी वो कौन सी हैं? जो करंट होगा उसका अपना एक डायरेक्शन होगा, करंट का अपना एक डायरेक्शन होगा उस वायर के अंदर, मतलब वो लेफ्ट से राइट जा रहा होगा या राइट से लेफ्ट आ रहा होगा, टॉप से बॉटम आ रहा होगा या बॉटम से टॉप जा रहा होगा, डिपेंडिंग की वायर हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, जैसा भी होगा। तो करंट की अपनी एक डायरेक्शन जरूर दी जाएगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसा भी है। आपको करना ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये जो वायर है इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, एक एंड पॉइंट यहाँ पर है, एंड वन, और एक एंड पॉइंट यहाँ पर, इसको एंड टू कह दीजिए। मतलब वायर के दो एंड पॉइंट्स, उस स्ट्रेट वायर की दो एंड पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो। एंड पॉइंट वन हम उसको कहेंगे जहां से करंट की डायरेक्शन स्टार्ट होगी। मतलब जैसे करंट आई लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट साइड को हम कह रहे हैं ये मेरा एंड वन है, और राइट वाले को बोल रहे हैं ये मेरा एंड टू है। और इन एंड पॉइंट्स पर, वायर के इन एंड पॉइंट्स पर आप पॉइंट पी को ज्वाइन करिए और उसका डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ एंगल मेजर करिए। सपोज ये एंगल अल्फा वन। फिर जो वायर का दूसरा वाला एंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, स्ट्रेट वायर का दूसरा एंड, वहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो राइट साइड है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहां से इस पॉइंट पी को ज्वाइन करें और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं ये अल्फा टू है। मतलब एक तरीके से जो अल्फा एंगल मैं दिखा रहा हूं आपको, वो करंट
और पोजीशन वेक्टर्स के बीच का एंगल हुआ एंगल बिटवीन द करंट एंड पोजीशन वेक्टर्स। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ पोजीशन वेक्टर कितने एंगल पर है उसको अल्फा 1 और अल्फा 2 से डिनोट करते हो। अल्फा 1 उस वाले एंड पे होगा जिधर से करंट स्टार्ट हो रही है और अल्फा 2 उस वाले एंड पे है जहां जिसकी तरफ करंट जा रही है। और फाइनल एक रिजल्ट है, डेरिवेशन तो नहीं कर रहे बट रिजल्ट बता रहे हैं आपको। म्यू नॉट कैपिटल आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड देन cos ऑफ अल्फा 1 माइनस cos ऑफ अल्फा 2। ये रिजल्ट है। और ये पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं आपको, मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट वायर्स, लीनियर वायर्स विद करंट कैपिटल आई। पहला रिजल्ट। आपको ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्लियर हो रहा है क्या है? ये कौन से एंगल्स हैं ये? यस सर। कौन से बच्चे? अगर क्योंकि यहीं पर प्रॉब्लम है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन तो होता सर नहीं है। पोजीशन वेक्टर और करंट के बीच में। पोजीशन वेक्टर और करंट की डायरेक्शंस के बीच का एंगल है, बिल्कुल ठीक है। और 1 और 2 कैसे डिफाइन करेंगे? किसको 1 कहेंगे, किसको 2 कहेंगे? मतलब इधर वाले साइड को अल्फा 1 कहें या इधर वाले साइड को अल्फा 1 कहें? तो ये भी एक छोटा सा क्लैरिटी पॉइंट है। तो करंट की डायरेक्शन देख लेना आप। अगर करंट लेफ्ट से राइट है तो जहां से करंट स्टार्ट हो रहा है वो हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट कहलाएगा और जिसकी तरफ करंट जा रहा है वो सेकंड पॉइंट कहला देगा आपका। ठीक है। तो जितने भी स्ट्रेट वायर्स आएंगे आपके पास, फाइनाइट या इनफाइनाइट कैसे भी हो, उनके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यही रिजल्ट यूज करेंगे। इससे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताने के लिए है। डायरेक्शंस कैसे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की, इसके थ्रू तो मैग्नीट्यूड आएगा ना। सेकंड पार्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का अपना कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो वो भी बड़ा आसान सा है यार, बहुत बहुत ही आसान होता है। डायरेक्शन ऑफ बी निकालने के लिए मेरा सजेशन आपके साथ होगा, कई लोग राइट हैंड रूल लगाते हैं बट मेरा अपना सजेशन है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट वाला वेक्टर और क्रॉस पोजीशन वेक्टर आर जो परपेंडिकुलर साइड पर है। बट इतना कर दो, अब आई क्रॉस आर कर लीजिए। मतलब जो डायरेक्शन करंट की है वो आई वेक्टर लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई के ऊपर वेक्टर लगाने का ये पर्पज नहीं है, या ये मतलब भी नहीं है कि करंट को वेक्टर माना गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन का कोई वेक्टर ले लीजिएगा। आई वेक्टर का मतलब अ वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ करंट, वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ करंट ये बोला जा रहा है। इसको करंट वेक्टर ना मान लेना। दिस इज जस्ट अ वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और क्रॉस पोजीशन वेक्टर इन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इस फिगर में अगर आप इसको अपना एक्स एक्सिस कह रहे हैं और इसके परपेंडिकुलरली को वाई एक्सिस कह रहे हैं, तो इस फिगर में करंट की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। इस पर्टिकुलर फिगर में करंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आई वेक्टर का मतलब यहाँ पर स्मॉल आई कैप हो गया, मतलब वो यूनिट वेक्टर जो करंट की डायरेक्शन में होगा। क्रॉस पोजीशन वेक्टर, तो वायर के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू द वायर, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो दैट इज जे कैप। अब आप खुद समझ सकते हो कि आई क्रॉस जे करने पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, इसका मतलब के कैप आएगा। के कैप आने का मतलब इस बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, मतलब कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड हम डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है। और पहले से आप अगर राइट हैंड रूल्स जानते हो, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट ही है तो राइट हैंड रूल चलेगा ही चलेगा, वो भी लगा सकते हो। मुझे बस यार ये पॉइंट डन है तो आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें दो चार उसके ऊपर। यस सर। हमें हाँ ठीक है। डायरेक्शन इससे निकालेंगे ना, फिर बोल रहे हैं हम राइट हैंड रूल वगैरह नहीं यूज करते, हम सीधा क्रॉस प्रोडक्ट्स की यूज करते हैं।
मतलब मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं, वो एक्यूरेट भी होता है, एरर फ्री भी होता है। रिजल्ट ये वाला यूज कर लेंगे। एज एग्जांपल सबसे आसान सा प्रॉब्लम लेंगे, बहुत बेसिक लेवल से लो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक चलोगे आप। बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम। कोई एक वायर है जिसमें करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर इज एल, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, सबसे आसान सा क्वेश्चन है ये, इसके परपेंडिकुलरली डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है आपको। एल लेंथ की वायर, करंट आई, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मतलब। तो आंसर क्या बनेगा, ये पॉइंट अगर वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सिर्फ फॉर्मूले का गेम है ये, सिर्फ फॉर्मूले का गेम है। फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई। और तुम्हें प्रैक्टिस सिर्फ 3 चीजों की करनी है, 3 चीजों की प्रैक्टिस, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज अल्फा 1 एंड व्हाट इज अल्फा 2। तो ये 3 प्रैक्टिस करनी है। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डायरेक्टली डी दिया हुआ है। व्हाट इज अल्फा 1 एंड व्हाट इज अल्फा 2, सेकंड प्रैक्टिस इस बात की करोगे अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या होंगे। तो एक बात बताओ, अगर ये जो पॉइंट यहाँ लिखा गया है इसको हम वायर के दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एंगल अल्फा 1 होगा, ध्यान रखिएगा। अल्फा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो करंट के डायरेक्शन से पोजीशन वेक्टर का एंगल अल्फा 1। और यहां पर जब जाओगे ना टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो अल्फा 2 ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है। दूसरे एंड पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर और उससे पोजीशन वेक्टर इस तरफ आ रहा है, तो ये एंगल बनेगा अल्फा 2, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2। और ये निकाले जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इन एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो। इनफैक्ट अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, नीचे भी थीटा एंगल बनेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे है, तो शायद ये भी कह सकते हो कि जो कॉस अल्फा 1 होगा वो बेसिकली साइन थीटा होगा। cos of alpha 1 is same as the sine of this angle theta। तो यहां पर sin थीटा बन जाएगा, एंड माइनस cos alpha 2, ये भी आप चेक करोगे तो माइनस cos alpha 2 is same as sin theta, because alpha 2 is 90 plus theta, so cos alpha 2 will be cos 90 plus theta which is minus sin theta। that means कि माइनस cos alpha 2 को भी हम sin theta कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर 2 sin theta बन जाएगा। कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला भी होता है, मतलब कि यहाँ पर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 का फॉर्मूला भी होता है। जैसे मैंने cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2 लिखा है, बाकी ज्यादातर किताबों में मैग्नेटिक फील्ड बाय द स्ट्रेट वायर के फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो ये cos के टर्म नहीं लिखते, वो लिखते हैं sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। यस सर। बट मैं फिर भी बोलूंगा, मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ, उसका कुछ पर्पस है, मल्टीपल फॉर्मूले नहीं चाहता मैं, और मैं एक ऐसा फॉर्मूला देना चाहता हूँ जो फाइनाइट इनफाइनाइट किसी भी वायर्स में काम करता रहे। और साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी ट्राइंगल से यार, अब बिकॉज अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ये लेंथ l/2 अपॉन ये हाइपोटेन्यूस वाला पार्ट विच इज रूट ऑफ d स्क्वायर एंड प्लस l/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा फाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और डायरेक्शन क्या बनेगा इसका, देखिए डायरेक्शन पार्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट लो करंट और पोजीशन वेक्टर का, करंट और पोजीशन वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। तो करंट की डायरेक्शन अगर वाई एक्सिस की तरफ मानी जा रही तो जे कैप, और परपेंडिकुलर लाइन हमारी आई कैप की तरफ है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई माइनस के, माइनस के मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के थ्रू दिखा दूंगी,
इनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ठीक है, यस सर। यस सर। आसान सा एग्जांपल है, लेकिन बस ये देखो, मैं ये पर्पस करना चाह रहा हूँ कि इस पर फोकस करिएगा, ये याद करना है, बाकी सब कुछ नहीं। एग्जाम में भी आप इसको चाहोगे तो ऑन द स्पॉट 1 से 2 मिनट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर्स के निकाल सकते हो। और बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं बढ़ाएंगे आज, उतने ही फॉर्मूले बहुत कम रखेंगे, बट क्वेश्चन सारे होंगे हमारे। एज एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल 2, हमने एक अगेन परपेंडिकुलर वायर ही लिया। परपेंडिकुलर वायर का एग्जांपल फिर से ले रहे हैं, सॉरी स्ट्रेट वायर विद करंट आई। इसकी लेंथ भी एल है, वायर की लेंथ कुछ एल दी गई होगी, या तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में या सिंबॉलिक वैल्यूज में। और इसके ऊपर वाले एंड से डी डिस्टेंस आगे आपको मैग्नेटिक फील्ड बी चाहिए। इस पॉइंट पर यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट चूज किया था वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चूज किया था। अब जो पॉइंट चूज कर रहे हो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना लेकर के वायर की एंड पॉइंट से डी डिस्टेंस पे है। तो मैं इनको मल्टीपल केसेस नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे यार, मैं केसेस बना करके कंफ्यूजन नहीं चाह रहा। पॉइंट कैसा भी हो, कहीं भी हो, मुझे क्या करना उससे, मेरे पास एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, स्ट्रेट वायर का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मैं इसको लगाऊंगा। हम ये क्यों सोचे कि पॉइंट कहाँ पर है? मुझे सिर्फ 3 बातें पता करनी है। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, दैट इज डी, अल्फा 1 अल्फा 2। तो करंट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से इस वाले एंड पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ करंट और उस जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसकी पोजीशन वेक्टर, ये एंगल हमने अल्फा 1 के नाम से कह दिया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरे वाले एंड पर डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट तो थ्रू आउट एक ही रहेगा। और यहां से इस वाले एंड पॉइंट से जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा 2। क्या अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री नहीं बोल सकते? वैल्यू ऑफ अल्फा 2 इस प्रॉब्लम में 90 डिग्री। और कॉस अल्फा 1 कितना हुआ? कॉस अल्फा 1, तो ये भी आराम से निकल जाएगा। और दोनों निकलने के बाद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली लिखोगे म्यू नॉट इनटू कैपिटल आई अपॉन 4 पाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी, cos ऑफ अल्फा 1 इस ट्रायंगल से क्लियरली दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, cos अल्फा 1 L बाय दिस रूट। और माइनस cos अल्फा 2 व्हिच इज 90 डिग्री, cos 90 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। और प्रोसीड करें आगे? ठीक है। तो अभी फॉर्मूला हटा रहे हैं यार, मतलब आपको याद होना चाहिए। मैं ये 3 चीजें बार बार पूछूंगा और क्वेश्चंस करते जाएंगे। एक बड़ा स्पेशल केस आता है, वो स्पेशल केस ये आता है कि अगर एक वायर है, बहुत ही अजीब सा केस आता है कि कोई भी अगर एक स्ट्रेट वायर है जिसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा हो, और जो पॉइंट ले रहे हो जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो उस वायर की लाइन से कोइंसाइड कर रहा हो। मतलब जिस लाइन पर वायर है उसी लाइन पर कोई पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो। जो पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मेरे को, वो उसी लाइन पे है जिस लाइन पर वायर है। तो भी देखो, जहां से करंट स्टार्ट हो रहा वहां से डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा 1 0 डिग्री। दूसरे पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ करंट और यहां से पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा 2, वो भी 0 डिग्री। क्या रिजल्ट 0 नहीं आएगा? cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2 हमारा फॉर्मूले के अंदर था। दैट मींस
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 के बराबर होगी। मतलब कोई वायर अपनी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, अपने से दूर किसी पॉइंट पर तो करेगा, बट जिस लाइन पर इसको रखा गया है वायर को, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट चूज करोगे वहां पर इसका मैग्नेटिक इफेक्ट 0 आएगा। वायर के ही लाइन पर, अ पॉइंट इन द लाइन ऑफ अ वायर, नो मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट इस तरफ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, उस लाइन पर नहीं मिलेगा जिस लाइन पर वायर रखा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे भाई, देखना। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने कुछ ऐसा वायर चूज किया मान लो विद करंट आई, और ये एंड इनफाइनाइटली लार्ज है, एक एंड जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज है, डॉटेड एंड दैट इज मूविंग टू द इंफिनिटी। और यहाँ कहीं पर पॉइंट पी चूज करो आप एट सम डिस्टेंस, सपोज आर डिस्टेंस पे, क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड? अब ये भले इनफाइनाइट वायर हो गया, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ 3 बातें पता करनी है अपने आप से। तो आप ही लोग बताना, आर आर परपेंडिकुलर क्या लिखोगे, अल्फा 1 क्या लिखोगे, अल्फा 2 क्या लिखोगे? बस फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला पता है आपको, सिर्फ उसी फॉर्मूले का यूज करना है। फिर से 3 चीजें पता कर लेते हैं। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर? आंसर इज आर। व्हाट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2? तो यहाँ पर मतलब इस वाले एंड पर डायरेक्शन ऑफ करंट और जो पॉइंट है उसकी तरफ का पोजीशन वेक्टर, ये एंगल अल्फा 2 है जो कि 90 है। और इन्फिनिटी वाला एंड मतलब इस वायर का दूसरा एंड जो कि इन्फिनिटी पर है, सेकंड एंड विच इज एट इन्फिनिटी, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट और यहाँ से पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर, इनके बीच का ये एंगल अल्फा 1, ये भी जो आप 90 लेंगे। 0 को टेंड करेगा ये। जीरो बस हो गया, आंसर खत्म। मैं इसीलिए बोला फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, बोथ इनफाइनाइट, मल्टीपल केसेस किताबों में है, बुक्स में है, असाइनमेंट्स में है, पैकेजेस में है। पजल्ड हो जाओगे और कोई फायदा नहीं है उसमें। एक ये सीधी सी अप्रोच रखिए, वैसा भी स्ट्रेट वायर होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी उसकी। तो मेरा आंसर क्लियर, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर cos alpha 1 which is 0 degree, so cos of 0 degree is 1 minus cos alpha 2, यही आंसर हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। सपोज दैट केस ऐसे हो जाता है, मान लीजिए केस ऐसा हो कि एक वायर है थोड़ा स्लैंटेड है, अ वायर व्हिच इज स्लैंटेड बट गोइंग अप टू इंफिनिटी, अ स्लैंटेड वायर गोइंग अप टू इंफिनिटी, और एक और वायर से अटैच, 2 वायर्स हैं, एक स्ट्रेट वायर भी है वो भी गोइंग अप टू इंफिनिटी। इन दोनों में कुछ करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई से कैपिटल आई की तरफ। यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, या थीटा रख लेते हैं, एंगल्स के फॉर्म में मतलब सिंबल्स में रखो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट ले लो आप, एक पॉइंट पी यहाँ पर चूज कर लेते हैं, जो इस वर्टेक्स वाले पॉइंट से, ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है उससे डी डिस्टेंस पर है या आर डिस्टेंस पे है, मतलब ये डिस्टेंस आर है, और ये पॉइंट पी इस हॉरिजॉन्टल वायर के लाइन में ही है। ये जो हॉरिजॉन्टल वायर बनाया जा रहा है उसी के लाइन में पॉइंट पी को दिखाया गया। क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर? देखो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इस हॉरिजॉन्टल वायर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और इस वायर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चलेगा, एक से ज्यादा वायर्स आने का मतलब उनके मैग्नेटिक फील्ड्स अलग अलग कैलकुलेट करके उनको ऐड किया जाए। तो एक हमारा वायर 1 हो गया और एक हमारा वायर 2 हो गया।
पॉइंट P पर वायर 1 का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा और पॉइंट P पर वायर 2 का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, ये अलग अलग देखा जाए तो बाय द वायर नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P 0 बोलेंगे, जस्ट 0 होगा। जस्ट नाउ भी डिस्कस हुआ था कि अगर पॉइंट वायर के लाइन पर आ जाए तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आता उसका। और बाय द वायर नंबर 2 अगर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। अब इसके बाद रुक जाइएगा, जल्दीबाजी में क्या होता है ना, हम लोग 4 पाई R लिखने की आदत पड़ गई हमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये R परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इस वायर के साथ। वायर 2 और पॉइंट P के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ और होगी, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर R परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हालांकि इतना कुछ टफ नहीं है। वायर 2 को एक्सटेंड कर लो, आप वायर 2 को एक्सटेंड कर ले और पॉइंट P से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए और ये R परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है और मेरे हिसाब से वो R sin थीटा हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा, अगर ये थीटा है इधर भी थीटा बन जाएगा, ये R यह 90 डिग्री बना रहे हो तो ये R sin थीटा। एंड देन cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2 फॉर्मूले के हिसाब से cos ऑफ अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2। अब अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है यहाँ पर, cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2 में अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है देखिए। तो जो वायर नंबर 2 है उसका एंड पॉइंट ये है, वायर नंबर 2 का एंड पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब एक उसका एंड इन्फिनिटी पर है और वायर नंबर 2 का एक एंड इस वर्टेक्स पर है। तो ये जो वर्टेक्स वाला एंड है, यहाँ से डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पर इस एंड पर डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस वाले एंड से पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये अल्फा 1 है, जो कि क्लियरली 180 माइनस थीटा है। तो cos अल्फा 1 की जगह लिख देंगे cos ऑफ 180 माइनस थीटा। ये cos अल्फा 1 आ गया, माइनस cos अल्फा 2, माइनस cos अल्फा 2 की वैल्यू। अब इस वायर का दूसरा एंड इन्फिनिटी पर है और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके हिसाब से, डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से ये डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है इधर नीचे की साइड जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो भी हमारा करंट का डायरेक्शन है वो, और उससे हम पॉइंट P को ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट P को ज्वाइन करो, ये हमारी पोजीशन वेक्टर, ये एंगल अल्फा 2 बना, जो इनफाइनाइट होते होते ये वैल्यू 180 को टेंड कर जाएगी। ये बहुत बड़ा एंगल बनेगा और ये एंड अगर आप इन्फिनिटी पर लेके जा रही हो, बहुत काफी दूर चले जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा अल्फा 2 की वैल्यू। सर ये बड़ा वाला एंगल क्यों ले रहे हैं सर? करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट देखा जाता है, करंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे जा रही है, उस डायरेक्शन से पोजीशन वेक्टर का क्या एंगल बन रहा है। तो माइनस यहाँ पर cos 180 डिग्री। अब इससे जो भी आंसर आ जाए सिंप्लीफाई करके, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर बनेगा। और डायरेक्शन भी अगर आप चाहोगे तो डायरेक्शन भी आपको राइट हैंड रूल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। जब कैसे, अगर हम इस तरफ वाई एक्सिस मान लें और राइट साइड पर एक्स एक्सिस मान लें, तो वायर नंबर 2 का जो करंट है, वायर नंबर 2 की करंट वो कुछ एक तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रही है। वायर नंबर 2 की जो करंट है इसमें, मतलब इस डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा, करंट के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, उस वेक्टर में एक पॉजिटिव आई कैप वाला कंपोनेंट आएगा और उस वेक्टर में एक नेगेटिव जे कैप वाला कंपोनेंट आएगा।
जिस डायरेक्शन में करंट दिया गया उस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर मानते हैं तो उस वेक्टर का x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा और उस वेक्टर का y कंपोनेंट नेगेटिव y डायरेक्शन में जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसमें i कैप का टर्म आएगा और माइनस j कैप का टर्म आएगा। सो i क्रॉस i माइनस j, एक वेक्टर जो कि डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस जो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट P की दी जा रही है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। तो पॉइंट P वायर से लेफ्ट साइड पे है, मतलब पोजीशन ऑफ P इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द वायर। तो वायर के लेफ्ट साइड जा रहे हो, सो लेफ्ट साइड डायरेक्शन माइनस आई कैप बन जाएगा, यहाँ पर माइनस आई। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके देख सकते हो कि डायरेक्शन क्या बनेगी। आई क्रॉस आई जीरो हो जा रहे हैं, माइनस जे क्रॉस माइनस आई, माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन जे क्रॉस आई बन रहा है। जे क्रॉस आई बनने का मतलब माइनस के कैप, यानी कि पॉइंट पी पर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तरफ, इनसाइड नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। ऐसे ये इंग्लिश अल्फाबेट वी के फॉर्म में, इन्वर्टेड वी, तो वी के फॉर्म में एक वायर है, कैपिटल आई करंट फ्लो कर रहा है और इधर से इधर जा रहे हैं, और ये वायर्स इंफिनिटी से आ रहे हैं, मतलब ये वायर इंफिनिटी वाले एंड से आकर के और वापस इंफिनिटी वाले एंड पे जा रहे हैं, इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अल्फाबेट वी के फॉर्म में है ये, और ये एंगल यहाँ पर जो सबटेंड कर रहे हैं वो थीटा का कर रहे हैं, टोटल एंगल थीटा है। इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट इनसाइड वी है P1 और एक पॉइंट आउटसाइड वी है P2। यहाँ कहीं पर एक पॉइंट P2 है, P1 एंड P2 दो पॉइंट्स हैं इसमें, P1 इनसाइड द अल्फाबेट है और P2 आउटसाइड है, और ये दोनों इन वर्टेक्स से, ये दोनों वर्टेक्स से स्मॉल a डिस्टेंस पर है। P2 पॉइंट वर्टेक्स से स्मॉल a डिस्टेंस बाहर की तरफ है और P1 पॉइंट वर्टेक्स से स्मॉल a डिस्टेंस अंदर की तरफ। चलिए देखें क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड P1 पर और मैग्नेटिक फील्ड P2 पर क्या बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P1 पर और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P2 पर निकालना हूं। तो देखो क्या कर रहे हैं, है ना, एट P1 एक चार्ट टाइप में बना के देख लेते हैं, एट P1 एंड एट P2, एक चार्ट के फॉर्म में बना के देख रहे हैं इसको, बाय वायर नंबर 1 एंड देन बाय द वायर नंबर 2। तो पहले P1 पर 1 की वजह से क्या आंसर आएगा, देखो पॉइंट P पर P1 पर वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। पॉइंट P1 और वायर 1 के बीच कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, पॉइंट P1 और वायर नंबर 1 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो निकाल सकते हैं आराम से फिर से यहाँ पर भी। पॉइंट P1 और वायर 1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो ए और थीटा के हिसाब से। परपेंडिकुलर वो डायरेक्टली लिख रहे हैं, वो आ जाएगा a साइन ऑफ थीटा बाय 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन ऊपर हमें चाहिए cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2, न्यूमरेटर में चाहिए cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2। तो अल्फा 1 करंट की जो डायरेक्शन है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई है, डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे तो इन्फिनिटी वाले एंड पर डायरेक्शन ऑफ करंट, और उस इन्फिनिटी वाले एंड से P1 को मिलाएंगे
और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा 1, और इनफाइनाइट एंड होने पर यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो कि अल्फा 1 एंगल बन रहा है, ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो न्यूमरेटर में कॉस अल्फा 1 की जगह पर बनेगा कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बनने का मतलब यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। उसके लिए वायर 1 के दूसरे वाले एंड पॉइंट पर जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट वहां भी देखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से ये डायरेक्शन बन रही, वायर 1 के पॉइंट सेकंड एंड पर करंट की डायरेक्शन, और उस सेकंड एंड पॉइंट से P1 को जब कनेक्ट करेंगे तो ये एंगल पूरा बनेगा अल्फा 2 एंगल। और ये एंगल अगर हम ध्यान से देख पाए तो ये एंगल जो अल्फा 2 हम कह रहे हैं शायद 180 माइनस थीटा बाई 2 है। यस सर। यस सर। कॉस अल्फा 2, जिसमें अल्फा 2 मैं लिख नहीं पा रहा हूं। तो ये जो बड़ा सा एंगल बनाया गया है ये 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 है, उसका कॉस लेना है मेरे को। सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा बाई 2 बेसिकली प्लस कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा अगर गलत नहीं किया तो। सही लिख रहे हैं ये चीज? यस सर। यस सर। वायर 2 का, तो वायर 1 और वायर 2 बिल्कुल आइडेंटिकल वायर्स है ना, सिमेट्रिकल तो है ही है, ज्योमेट्री में और पोजीशंस में सिमेट्रिकल वायर है विद रिस्पेक्ट टू P1। तो मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, सेम आएगा, बस कंडीशन सिमिलर है। अब मन में ये आ सकता है यार सिमिलर कंडीशंस तो है नहीं वायर 2 की, ये तो कभी कभी थोड़ा सा मन में आता है कि वायर 2 सिमेट्रिकल नहीं है। उसको भी दिखा रहे देखो, वायर 2 के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे ना, मी नॉट आई ओवर 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आए। तो P1 से जब वायर 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो भी तो सेम डिस्टेंस आएगी। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी ये भी तो a sin थीटा बाई 2 ही बनेगी। यस सर। डिनोमिनेटर सेम आएगा। मतलब ये मैं इसलिए बोला था ना यार, आप एग्जाम टाइम्स पर यहाँ पर टाइम बचाया करो। जब दिख रहा है कि दोनों आइडेंटिकली प्लेस्ड हैं तो हम डबल मेहनत क्यों करेंगे। हाँ, अल्फा 1 अल्फा 2 में डाउट आता है बट वो भी सेम आंसर आएंगे, देखिएगा। वायर 2 के केस में करंट यहां से स्टार्ट हो रही है, जो डायरेक्शन दिया जा रहा है उसके हिसाब से चलेगी। इस पॉइंट से इन्फिनिटी की तरफ जाना है, करंट गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। तो यहां से डायरेक्शन ऑफ करंट और पॉइंट P1 को मिलाइए, थीटा बाई 2। ये एंगल अल्फा 1 बन गया जो कि थीटा बाई 2 है। अल्फा 1 यहाँ पर थीटा बाई 2 आ गया, कोई बात नहीं। तो कॉस अल्फा 1 था तो कॉस अल्फा 1 हो गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा 2। इन्फिनिटी वाले एंड पर जब ये इनफाइनाइट एंड पर पहुंच जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन्फिनिटी वाले एंड पर, और वहां से P1 पॉइंट को मिला देते हैं, यह एंगल अल्फा 2 बनेगा जो 180 को अप्रोच कर जाएगा अगर इनफाइनाइट एंड की बात करोगे तो। Yes. माइनस कॉस अल्फा 2 जो कि 180 डिग्री को अप्रोच कर रहा है, माइनस कॉस 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। माइनस कॉस 180 डिग्री का मतलब यहाँ पर प्लस 1 बनेगा। सेम ही वैल्यूज आएंगी। मतलब अगली बार से जब आपको ये दिख जाए कि दोनों वायर्स ज्योमेट्रिकली सेम डिस्टेंस पर हैं, ज्योमेट्री वाइज वो एक जैसे हैं,
पॉइंट P1 दोनों से बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, तो हम थोड़ा सा ये कंफ्यूजन मन से हटाना होगा। यार अमाउंट सेम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज दोनों तरफ से बराबर आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि डायरेक्शंस का डिफरेंस हो, ये एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है डायरेक्शंस अलग अलग आ रही है, बट उसको भी हम कंफर्म करेंगे, उसको भी हम कंफर्म करेंगे। ऐसे नहीं बता पाएंगे डायरेक्शन क्या आने वाला है। तो कंफर्मेशन ऑफ डायरेक्शन कैसे मिलेगा, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ मानते हैं, जो वायर नंबर 1 है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसके हिसाब से जो वेक्टर बनेगा, वायर नंबर 1 के करंट की डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स में साइन क्या बनेंगे, मतलब आई और जे के आगे पॉजिटिव साइंस आएंगे, नेगेटिव साइंस आएंगे, या क्या? जो डायरेक्शन, ये जो करंट की डायरेक्शन दी जा रही है, तो अगर इस डायरेक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे तो ये पहले क्वाड्रेंट पे जाएगा, करंट गोइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब इसमें करंट के डायरेक्शन के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, I प्लस जे क्रॉस इस वायर के रिस्पेक्ट में पॉइंट P1 की जो पोजीशन है वो राइट साइड पर है। वायर 1 के रिस्पेक्ट में P1 इज ऑन द राइट साइड, तो ऑन द राइट साइड डायरेक्शन I कैप, क्या डायरेक्शन बनेगा इसका, देखो I प्लस जे क्रॉस I क्रॉस I 0 हो जाता है, मतलब बेसिकली जे क्रॉस I बना। जे क्रॉस I बनने का मतलब हो गया जे क्रॉस I, मतलब कि ये जो वेक्टर बनना, पहला वाला वेक्टर, ये माइनस के कैप बनना, यानी कि इनवर्ड बनना। दूसरा वाला वेक्टर देखते हैं, सेकंड वाला वेक्टर, मतलब वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर 2 की जो करंट की डायरेक्शन दी जा रही है, इस डायरेक्शन के हिसाब से कोई वेक्टर मानो और उस वेक्टर के कंपोनेंट्स के साइन चेक करो। तो जो डायरेक्शन वायर 2 की करंट का है, अगर ये डायरेक्शन मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, जहां पर x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, y कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, तो I माइनस जे क्रॉस। बट वायर 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P1 लेफ्ट साइड है, वायर 2 के रिस्पेक्ट में P1 की जो लोकेशन है वो वायर 2 से लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड माइनस I के। अब इसका क्या डायरेक्शन बनेगा, देखो I माइनस जे क्रॉस माइनस I करते हैं, ये भी क्रॉस नहीं जाएगा, ये भी माइनस के कैप आएगा। इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स का पॉइंट P1 पर ऐड हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सर यही अगर वायर 2 में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता तो बदल नहीं जाता। होता ना, नहीं होता, क्योंकि ये एक ही वायर से, अगर यहाँ से अपोजिट करंट आएगी, इधर से भी आएगी, तो किरचॉफ रूल भी तो होना चाहिए। इस पॉइंट पर 2i करंट आ जाएगा, वो जाएगा कहाँ पर, मतलब उस केस में यहाँ पर कोई तीसरा वायर भी होगा फिर। मतलब ये जो वायर्स हम बोल रहे हैं, ये वायर्स किसी सर्किट के वायर्स होंगे ना, क्योंकि ओपन वायर्स में करंट नहीं होता, ये किसी न किसी क्लोज सर्किट के वायर्स होंगे। और अगर ये सर्किट के वायर्स है तो सर्किट के लॉ सेटिस्फाई होने चाहिए, किरचॉफ रूल सेटिस्फाई होना चाहिए, जॉनसन रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट P1 का दिखा दिया आपको, ऐसे ही पॉइंट P2 का भी देख सकते हो। मतलब मैं कहना सिर्फ ये इतना चाहूंगा यार कि मेरे पास फॉर्मूला नहीं है कोई एक्स्ट्रा, तुम्हें यही इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहनी है। तो P2 वाला पॉइंट बाहर है, पॉइंट P2 बाहर है एट ए डिस्टेंस, क्वेश्चन के हिसाब से वो ए डिस्टेंस बाहर है, वर्टेक्स के ऊपर है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पॉइंट P2 की तरफ आते हैं, पॉइंट नंबर P2 की तरफ। और सिर्फ वायर 1 का लिख रहे हैं, वायर 1 का पॉइंट P2 पर, तो आंसर इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। इसके बाद हमने हॉल्ट किया, ब्रेक लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे, P2 से वायर 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही आएगा। ये वायर 1 है, इसको एक्सटेंड करेंगे,
वायर 1 को एक्सटेंड करेंगे और P2 से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाएंगे। वायर 1 को एक्सटेंड करिए, P2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू। ये A है, ये पूरा एंगल थीटा था, ये सिमिलर तरीके से A sin थीटा बाई 2 आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ cos alpha 1 minus cos alpha 2, तो करंट वायर 1 में इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट और यहां से P2 को मिलाते हैं, इन्फिनिटी से P2 की तरफ चलेंगे। ये एंगल अल्फा 1 जो टेंडिंग टू 0 डिग्री, अल्फा 1 टेंडिंग टू 0, तो cos अल्फा 1 cos 0 डिग्री 1 माइनस cos अल्फा 2, इस वायर का दूसरा एंड यहाँ पर है। डायरेक्शन ऑफ करंट पहले देखा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इस तरफ है करंट की डायरेक्शन, और यहां से P2 को कनेक्ट कर देते हैं, यहां से P2 को भी कनेक्ट कर दीजिए, ये एंगल अल्फा 2 है। ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन और पॉइंट P2 की तरफ जाओ तो ये एंगल अल्फा 2 जो कि थीटा बाई 2 हो गया, अल्फा 2 एंगल थीटा बाई 2 हो गया यहाँ पर, तो माइनस कॉस अल्फा यानी कि कॉस थीटा बाय 2। ये फर्क आ रहा है, P1 पर निकाल रहे थे तो ये 1 प्लस आ रहे थे, P1 पॉइंट पर अंदर प्लस का साइन बन रहा था यहाँ, और P2 पर अंदर में यहाँ पर माइनस का साइन बन रहा है। और अब हम ये दोबारा प्रूफ नहीं करने जा रहे, B2 से भी सेम ही आंसर आएगा, दूसरे वायर का भी सेम आंसर आएगा, और इवन डायरेक्शंस भी सेम आएंगी। क्या डायरेक्शंस आएंगी वो अगर क्रॉस चेक करना चाह रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्शन सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू इसलिए सेम आएगी बिकॉज ये पॉइंट ज्योमेट्रिकली इन दोनों से सिमेट्रिकल कंडीशंस पे है। डायरेक्शन की अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं, वायर नंबर 1 के करंट के हिसाब से I प्लस जे वेक्टर बनेगा एंड क्रॉस वायर 1 के जो एक्सटेंशन हुई है, वायर 1 की जो एक्सटेंशन की गई है, तो वायर 1 के एक्सटेंशन से देखा जाएगा, वायर 1 का पूरा एक्सटेंशन, तो उसके लेफ्ट साइड पर P2 जा रहा है, वायर 1 की जो एक्सटेंशन है उसके लेफ्ट साइड पर P2, तो लेफ्ट मतलब माइनस आई कैप टाइप, कुल मिला के ये बनेगा जे क्रॉस माइनस आई, यानी कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब कुल मिला के ये के कैप आ जाएगा, के कैप का मतलब बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलरली और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। दूसरे वाले का भी ऐसे ही होगा, वायर 2 का, वायर 2 की जो करंट का डायरेक्शन है उसके हिसाब से वेक्टर, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर बनेगा आई माइनस जे क्रॉस, और वायर 2 का जो लाइन है, लाइन ऑफ वायर 2, लाइन ऑफ वायर 2 उसके रिस्पेक्ट में, लाइन ऑफ वायर 2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P2 लेफ्ट साइड, तो भी देख लो क्या बन जाएगा भाई, वायर 2 की लाइन ऐसे आ रही है, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, के कैप। के कैप। कि दोनों ही के मतलब ये जो बनेगा ना P2 ऊपर की तरफ है, मतलब वायर 1 ऐसे जा रहा है, मतलब इसको अगर आप यहाँ देख लो कोऑर्डिनेट प्लेन पर, अगर ये यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज को कोऑर्डिनेट प्लेन पे देखो ना यार,
इस पॉइंट को ओरिजिन मान लें अगर, तो करंट कुछ इस तरफ है और पॉइंट P2 यहाँ कहीं पर है, तो इंटू जे करना है और वो के कैप आ जाएगा वो बेसिकली, के कैप दोनों सेम डायरेक्शंस में आ जाएंगे, वो फिर ऐड हो जाएंगी। यस प्रॉब्लम सारी बदलती गई लेकिन फॉर्मूला नहीं बदला। सर हाँ जी, सर अभी तो हम सिर्फ लेफ्ट और राइट कंसीडर कर रहे थे, तो अब सर जे कैप में कैसे आ गया? नहीं वैसे भी कर सकते हैं, जे कैप के साथ उससे भी कर सकते हैं। देखो अच्छा बता रहे हैं आपको, सिंपल तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से बता दे रहे हैं। ये हमारा सिचुएशन ऐसा था ना, ऐसे करंट गया था वापस ऐसे आया था, फिर से देख लो, ठीक है, मैं प्रॉपरली बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट तरीका क्या होगा इसका। जो वर्टेक्स था वहां पर आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, वर्टेक्स पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए। बनाने का मतलब इमेजिन कर लो उस वर्टेक्स पर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। सबसे आसान तरीका होता है, मतलब अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है, इनफैक्ट यही करना, वर्टेक्स पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट पर निकाल रहा था, सपोज बाहर वाले पॉइंट P2 पर, तो आपको देखो इस वायर के लिए जो करंट बन रहा उसके हिसाब से I प्लस जे बनेगा एंड क्रॉस। अब P2 के लिए क्या लिखोगे आप, P2 की वेक्टर के लिए क्या लिखोगे, सर जे जे कैप कैप माइनस जे, है जी। नाउ P2 इज ऑन द y एक्सिस, तो क्या लिख दें यहाँ पर हम, इसमें I कैप लिख दें, जे कैप लिख दें, माइनस I माइनस जे, क्या लिख दें वहां पर, सर जे कैप जे कैप। क्या बन जाएगा ये, पॉजिटिव के कैप। सर के कैप। अब मैं यहाँ पर P1 भी दिखा देता हूँ। P1 जो अंदर था, पॉइंट P1 अंदर था, तो करंट वाला तो I प्लस जे ही लिखोगे, लेकिन पॉइंट P1 क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पर आ जाएगा तो यहाँ माइनस जे हो गया। इसका मतलब ये वायर यहाँ पर पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा और यही वायर पॉइंट P1 पर नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब इधर वाले वायर क्या हो, इस वायर का P2 पर क्या डायरेक्शन बनेगा और P1 पर क्या डायरेक्शन बनेगा, डायरेक्शंस को भी क्लियर करते हैं। P2 और P1 पर क्या डायरेक्शंस बनेंगी, तो P2 पहले करंट लिखेंगे, करंट चौथे क्वाड्रेंट पे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो करंट लिखेंगे I माइनस जे, दोनों में क्रॉस पोजीशन वेक्टर, P2 पॉजिटिव y एक्सिस पर है यानी जे कैप, P1 नेगेटिव y एक्सिस पर है यानी माइनस जे कैप। अब देखो क्या बन जाएगा ये, आ जाएगा आंसर, बताइए। ये वाला तो के कैप आ रहा है यानी बाहर की तरफ, ये माइनस के कैप आ रहा है यानी क्रॉस, I माइनस जे क्रॉस जे, ये भी के कैप आएगा, I माइनस जे क्रॉस माइनस जे माइनस के आएगा। तो दोनों वायर्स का P1 पर सेम डायरेक्शन है, दोनों वायर्स का P2 पर सेम डायरेक्शन। हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर है कि बच्चे बच्चे है? यस सर। सबसे आसान तरीका है, जो वर्टेक्स वाले वायर्स हो ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है वर्टेक्स पे ही ओरिजिन बना दो, बेस्ट वे डायरेक्शन निकालने का। और आप नोटिस करो, मैं इनफाइनाइट वायर का एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, जितने भी एग्जांपल दिए मैंने इनफाइनाइट वायर्स के, बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्मूले के। हाँ, कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स होते हैं जो स्ट्रेट वायर के एप्लीकेशन के ऊपर स्पेशल न्यूमेरिकल, इसमें एक होता है पॉलीगन। पॉलीगन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पॉलीगन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के 2 तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है
कि हमारे पास कोई एक रेगुलर पॉलीगन हो किसी भी नंबर ऑफ साइड का, तो मैं हेक्सागन ड्रॉ कर रहा हूँ, बट इसको आप फॉर एनी नंबर ऑफ साइड्स बना सकते हो। एक रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करें, नंबर ऑफ साइड 3 से लेकर के और किसी भी वैल्यू तक जा सकती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी। और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो लाइक दिस, मतलब कि सोर्स ऑफ करंट विद इन द पॉलीगन है। एक करंट फ्लो करने के लिए कोई बैटरी लगाई गई होगी, बिना बैटरी के करंट नहीं आ रही होगी, तो वो बैटरी पॉलीगन के अंदर ही लगी है, मतलब पॉलीगन के किसी एक साइड में बैटरी होगी जिसकी वजह से ऐसा करंट चल रहा होगा। मे बी यहाँ कहीं पर बैटरी लगा दी हो, बट क्वेश्चन जब आता है तो बैटरी को दिखाते नहीं है वो लोग, बैटरी नहीं दिखाई जाती है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि अ करंट इज फ्लोइंग इन द पॉलीगन। तो करंट इज फ्लोइंग इन द पॉलीगन का मतलब बैटरी इज इन द पॉलीगन। तो एक तो केस ये आता है आपका। और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को देते हैं, पॉलीगन की साइड वगैरह सब दी जाएगी, साइड लेंथ पॉलीगन का ए है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को आता है। और एक आता है जिसमें करंट पॉलीगन में बाहर से आए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि हम लोग के पढ़ाने के बावजूद भी कई बार हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, उनको डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि दोनों में फर्क क्या रहा। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी सेम चीज है, पॉलीगन की साइड लेंथ यहाँ पर भी ए है, सब कुछ आइडेंटिकल है, लेकिन इसमें जो करंट का सोर्स है वो बाहर कोई बैटरी है, जिस वजह से करंट पॉलीगन के किसी एक साइड में एंटर हो रहा है और दूसरे साइड से बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ है, मतलब बैटरी बाहर कहीं होगी। तुम लोग को तो डिफरेंस क्लियर हुआ, दोनों सर्किट्स का डिफरेंस? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें क्या होगा, पॉलीगन की सभी साइड्स में करंट के फ्लो करने का एक तरीका है जो कॉमन तरीका है, मतलब करंट एक क्लोज पाथ पॉलीगन के अंदर ही बना रहा हूं, और इसमें करंट जब बाहर से आकर के इधर निकल जाएगा तो यहाँ पर करंट का डिवीजन होगा, इसमें करंट डिवाइड होगी, मतलब इस करंट का कुछ पोर्शन इस वाले साइड में जाएगा I1 और बाकी का करंट ऊपर वाले साइड्स में फ्लो करके जाएगा I2। तो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगी, और फिर इस न्यूमेरिकल में बात करेंगे सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो पहले वाले में क्या होगा, हम किसी भी एक साइड को पकड़ ले, अगर कोई भी एक साइड चूज कर लेते हैं, और मैंने कहा फिगर में ये हेक्सागन है, लेकिन मैं आप जनरलाइज एन साइडेड पॉलीगन मानना, एन साइडेड। अब एन को हम दिखा तो नहीं सकते, इसलिए नंबर एन साइड्स मतलब मैथ्स के हिसाब से ले सकते हो। तो जो ये साइड हम चूज करेंगे, अगर ये एन साइडेड पॉलीगन है तो ये ऑब्वियस है कि इसका सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा ये 2 पाई डिवाइडेड बाई एन के बराबर होगा। एन साइडेड पॉलीगन है तो उसकी एक साइड अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही होगी वो 2 पाई डिवाइडेड बाई एन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को अगर आर से डिनोट करें, सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को स्मॉल आर से, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय वन साइड, मैग्नेटिक फील्ड बाय वन साइड इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। यहां तक तो कॉमन था। उसके बाद पहली चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है जो अपने सेंटर पर 2 पाई बाई एन का एंगल बना रही है, ये आर है, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन दिस साइड, फ्रॉम सेंटर ऑन दिस साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे, लेकिन अपने आप वो आएगा आर इंटू कॉस ऑफ पाई बाई एन।
डाउट हो तो बताइए, तो बताएंगे, अदरवाइज अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ हाँ जाएंगे। सर आ गया। ठीक। और न्यूमरेटर में cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2, न्यूमरेटर में cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2। तो उसको अगर हम अलग से डायग्राम बना के दिखाएं तो हमारे पास ऐसा वायर है, उसके सेंटर पॉइंट पर एंगल दिख रहा है आपको। तो इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 की बात अगर हम देखना चाहेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 ये होंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर को मिलाओगे ये एंगल अल्फा 1, और दूसरे वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ करंट, और वहां से जब सेंटर को मिलाएंगे तो ये एंगल अल्फा 2, और ये पूरा एंगल आपका 2 पाई अपॉन n है। तो थोड़ी सी मैथ यहाँ पर भी लगा सकते हैं। एक्चुअली जो cos अल्फा 1 है, अल्फा 1 बेसिकली 90 माइनस पाई बाई n है, यहाँ से परपेंडिकुलर मिला करके आ जाएगा, और अल्फा 2 90 प्लस पाई बाई n है। तो cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2 जब करेंगे, cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2, तो ये पूरी वैल्यू बनेगी 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई n। जब खुद करोगे तभी समझ में आएगा यार ये कैसे लिखा जा रहा है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाओगे सेंटर से, तो ये आराम से प्रूव हो जाएंगे कि ये दोनों एंगल्स कैसे लिखे गए। ठीक है, बोलो ये चीज पहला वाला। यस सर। ठीक, ये एक साइड का है, और ऐसी n साइड्स हैं सिमिलर तरीके की n साइड से, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे। उसमें n मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r tan पाई बाई n। इसमें n का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में पाई है, और n जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम पाई अपॉन n कर लेंगे। n जो मल्टीप्लाई किया था ऊपर न्यूमरेटर में जो n होगा उसको पाई डिवाइडेड बाई n भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए आसान हो जाता है, अगर करना चाहेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई बाई n। पॉलीगन के सेंटर पर, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड। सर बोलो। अच्छा, सर एक बार बी टोटल बता दीजिए फिर सर। इसमें ये किया है, जो वन साइड का निकाला था मैंने, एक डायरेक्ट स्टेप लिखा है, इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई की है, n से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये काम किया, जो लिखा था उसमें n मल्टीप्लाई किया था और कुछ नहीं किया। उसके बाद Okay. साइन पाई बाई n अपॉन कॉस पाई बाई n को हमने चेंज कर दिया। ये 2 से ये 4 कैंसिल किया था, मतलब इसको एडजस्ट करके, इसको वापस रीस्ट्रक्चर करके ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r tan पाई बाई n अपॉन पाई बाई n। बस इतना काम किया इसमें। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो क्या आएगा। सेकंड वाले केस में अगर करंट पॉलीगन में बाहर से किसी वर्टेक्स पर एंटर करे और दूसरे वर्टेक्स से बाहर निकल जाए, मतलब एक वर्टेक्स, मतलब पॉलीगन का कोई वर्टेक्स जो है वो नोड का काम करे, नोड का जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां पर। पहले ये वाला नोट हो गया आपका, ये वाला रेगुलर पॉलीगन वाला। यस सर। ठीक है, तो इसको हटा रहे पहले, है ना। अब इसके बारे में सोचना है। देखो इसमें
ये अब डिपेंड करेगा कि जो पॉलीगन में साइड बनाई गई है वो क्या सेम मटेरियल से बनाई गई है या अलग अलग मटेरियल से बनाई गई। तो अगर हम ये मानते हैं, अगर मैं कुछ ऐसा मान लेता हूं कि जो पॉलीगन है उसमें जो वायर्स लगी हुई हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, वो सब एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। तो अगर ये सारे वायर एक ही मटेरियल से बने होंगे और ये सब रेगुलर पॉलीगन की साइड्स है, तो लेंथ बराबर है इनका और इनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज बराबर होंगे, तो इन सबके रेजिस्टेंसेस बराबर होंगे, इन वायर्स में सेम रेजिस्टेंसेस आएंगे। और यहाँ पर हम अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के उस कंसेप्ट को यूज करेंगे जहां पर कोई करंट दो पैरेलल वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कि अगर कोई करंट आई हो और रेजिस्टेंसेस R1 R2 जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन द पैरेलल वायर्स I1 एंड I2, ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो कंसेप्ट है। तो I1 की वैल्यू निकाली जाती है टोटल करंट I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मैंने आपको उस समय मैंने कहा था कि ये याद रखिए, बहुत काम आता है पैरेलल वायर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो यही लॉजिक यहाँ लगाना है। और I2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो अगर ये पॉलीगन में जितने भी साइड्स हैं वो सब एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, उन सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेंथ सेम है, तो इन सबके रेजिस्टेंस सेम आएंगे। तो अगर नीचे वाले वायर की रेजिस्टेंस को R लिखेंगे, विच मींस कि I1 करंट रेजिस्टेंस R में जा रहा है, तो I2 करंट, अगर ये हेक्सागन के हिसाब से चलते हो, हेक्सागन के हिसाब से, तो I2 करंट R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R 5R के रेजिस्टेंस में जाएगा। अगर हम हेक्सागन के फॉर्म में चलते हैं तो एक काम करेंगे, इसको हेक्सागन से ही कंप्लीट करते हैं पहले। आप हेक्सागन का ही फॉर्मूला लेके चलो। तो इधर R और करंट I2 R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R 5R के रेजिस्टेंस में जाएगा। तो इस रूल के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के रूल के हिसाब से, करंट I1 की जो वैल्यू बनेगी वो टोटल करंट I इंटू 5/6 बनेगी। अब ये 5/6 कहां से बना? इसलिए जब आप R1 की करंट निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में R2 होना चाहिए, और जब R2 की करंट निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में R1 होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर करंट निकालूंगा तो मेरे को इधर का रेजिस्टेंस 5R और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, और जब I2 करंट कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा I इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, इस रूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट I1, जो I1 करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड, करंट I1 का मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, अभी पीछे हम लोगों ने एक साइड का कैलकुलेट किया हुआ था, तो वो आया था म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R cos पाई बाई n, और न्यूमरेटर में था 2 टाइम्स साइन पाई बाई n। अभी जो पीछे का फॉर्मूला है वही यूज कर रहे हैं। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाया हुआ था। इसमें स्मॉल r सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है। जस्ट अभी जो लिखा था इसके पहले वाले एग्जांपल में वही रिजल्ट कॉपी कर लिया है। यहाँ जो n है वो नंबर ऑफ साइड है, तो क्योंकि हम हेक्सागन का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम 5/6 यूज करेंगे। और क्वेश्चन के हिसाब से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से करंट I1 सिर्फ एक साइड में फ्लो हो रही है, तो इसमें और कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर, और यहाँ पर I1 लिखेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट I2 लिखना चाहें अगर, तो म्यू नॉट I2 बाई 4 पाई R cos पाई बाई 6 यहाँ पर भी होगा,
2 sin π/6 यहाँ पे होगा। इसके अलावा I2 वाली करंट 1 2 3 4 5 5 वायर्स में है, तो इस वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस वायर से भी आएगी, इस वायर से भी और इस वायर से। 5 वायर्स मिल करके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देंगे और ये एक वायर का है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 और होगा इसमें। बस करंट I2 को कैरी करने वाले 5 वायर, करंट I1 को कैरी करने वाली एक वायर है, I2 को कैरी करने वाले 5 वायर्स है। तो I2 का मैग्नेटिक इफेक्ट 5 बार लेंगे और I1 का मैग्नेटिक इफेक्ट 1 बार लेंगे। और इसके अलावा एक और पार्ट, इसके अलावा एक और पार्ट है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन I1 की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन I2 की वजह से सेंटर पर अगर देखें, I1 I2 के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से सेंटर पॉइंट पर, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम कहीं भी अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं, कहीं पर भी हम इस वर्टेक्स पर बना सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, y इधर x। I1 के केस में जब डायरेक्शन देखेंगे, करंट I1 के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो I1 करंट x एक्सिस की तरफ है, तो इसके डायरेक्शन के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा I कैप क्रॉस, और सेंटर जो है, सेंटर वो कुछ यहाँ पर आएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर कुछ ऐसे जा रहा है, पहले क्वाड्रेंट पे जा रहा है, सेंटर इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसकी जो पोजीशन बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट की पोजीशन I प्लस जे के फॉर्म में बनेगी। कुल मिलाकर के ये I क्रॉस जे बनेगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये डायरेक्शन के कैप बनेगी, यानी कि बाहर की तरफ आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ के कैप। I2 वाले करंट्स की बात करें अगर, तो एज पर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोगों ने बना रखा है x और y, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से करंट I2 सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर I2 करंट जा रही है तो उसके वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन -I प्लस जे बनेगा, क्रॉस सेंटर की जो पोजीशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो I प्लस जे बनेगा। इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, -I प्लस जे और I प्लस जे का क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट रूल से या डिस्ट्रीब्यूशन रूल से, जैसे भी कर लो आप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये माइनस के आएगा, आप करके देख लेना इसका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगी। I1 का मैग्नेटिक इफेक्ट और I2 का मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है। और एक और खास बात क्या है, दोनों का अमाउंट सेम है, देखिएगा सब कुछ कॉमन चल रहा है इनमें, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर I1 है और यहाँ पर 5 I2 है, बाकी सब कॉमन चीजें हैं। और I1 और 5 I2 बराबर है, चेक कर लो, I1 और I2 के बीच जो रिलेशन है वो यही है कि I1 इज 5 टाइम्स ऑफ I2। So if I1 is 5 times of I2, here I1 is 5 times of I2, मतलब these two expressions are similar now, और इनके डायरेक्शन अपोजिट है, सिमिलर एक्सप्रेशंस आ गए, मतलब कि now the magnetic field at this center point will be 0, no magnetic effect at the center point। जीरो मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ सेंटर पे इस केस में। मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बायर्स-हेवर्ट लॉ, ये सब मिल करके इस तरीके से कंस्पिरेसी बना रहे हैं, अपनी अपनी इस तरीके से एक साजिश रच रहे हैं कि सेंटर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड जा ही नहीं दे रही है। ये अकेला वायर इन 5 वायर्स के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा है।
ठीक है, ये कहने को 5 वायर्स है लेकिन इनमें करंट कम जा रही है। ये कहने को 1 वायर है लेकिन इसमें करंट ज्यादा जा रही है। और ये तो मैंने हेक्सागन का एग्जांपल दिया, ये किसी भी नंबर ऑफ पॉलीगन के लिए ट्रू होगा, प्रोवाइडेड उसकी जो साइड्स है वो सेम मटेरियल से बनाई गई हो, नहीं तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा और तब ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। सर जी। सर हम लोग बिना आर परपेंडिकुलर के भी सर डायरेक्शन इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, बिना सर आर परपेंडिकुलर, सर आई क्रॉस आर। ये कर वो राइट हैंड रूल होता है यार। एक आपका एक राइट हैंड थंब रूल होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है। उसमें क्या करा जाता है, राइट हैंड का जो थंब है उसको करंट की तरफ रखा जाता है, थंब को करंट की तरफ, और बाकी के ये 4 फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखते हो तो एक मैं करके दिखा रहा हूँ। सपोज आपको I1 का मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो जिस तरफ I1 है इधर अपना थंब रखो आप, I1 की तरफ थंब रखिए और सेंटर की तरफ अपनी ये फिंगर्स रखेगी ऐसे। तो राइट हैंड पाम जिस तरफ से दिखेगा आपको, मतलब आपका हाथ जिस साइड से दिखेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर की तरफ। और इसमें मतलब करंट के ऊपर थंब और सेंटर की तरफ अपनी फिंगर्स, ऐसा करने पर ये राइट हैंड पाम अंदर की तरफ आ रहा है और यहाँ करने पर राइट हैंड पाम बाहर की तरफ आ रहा है। तो पाम रूल बोलते हैं, अगर ये आता है तो ठीक है, राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं। मतलब जो राइट हैंड पाम रूल है वो ये कहता है आपको जो फिंगर्स है ये पॉइंट की तरफ होने चाहिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ आपके चारों फिंगर्स, थंब थंब और जिस साइड आपके राइट हैंड पाम की विजिबिलिटी होगी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। ये आप देख सकते हो, राइट हैंड रूल इसको बोलते हैं। करंट की तरफ अपना थंब रखा जाए, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ रखे जाए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा रही है, तो राइट हैंड पाम जिस साइड दिख रहा होगा उस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बाकी इस प्रॉपर्टी का मैंने कहा है कि ये नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। अगर आप रेगुलर पॉलीगन ले रहे हो तो चाहे कितनी ही साइड का पॉलीगन हो, इवन सर्किल भी होगा तो काम करेगा। मतलब अगर मैं एक सर्कुलर वायर लूं, सर्कुलर लूप, बट यूनिफॉर्म मटेरियल का होना चाहिए, पूरा मटेरियल यूनिफॉर्म होना चाहिए इसका। और इसमें अगर कह दिया जाए कि कहीं बाहर से कोई करंट आई भेजी गई और वो करंट आई कहीं से वापस आ गई, और एंटर पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, करंट की एंट्री पॉइंट और करंट की एग्जिट पॉइंट, ये मिल करके अपने सेंटर पर जो एंगल बना रहे, लेट्स से कुछ थीटा, वो भी सेम रिजल्ट आएगा। बिकॉज जब पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड नहीं कर रहा तो सर्किल भी एक पॉलीगन है इनफाइनाइट साइड्स का। इसमें भी यही होगा, कैपिटल आई की वजह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, कुछ करंट यहाँ जाएगा कुछ करंट ऊपर जाएगा। अब ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस की रेशियो में होंगी, यानी कि थीटा के हिसाब से होंगी। बट बिना कैलकुलेशंस के हम ये कह देंगे कि इसमें अगर ये यूनिफॉर्म मटेरियल का वायर है तो विदाउट कैलकुलेशन आप ये कहोगे कि एट द सेंटर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 वैल्यू। ये प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स में आता है।
किसी भी नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन उठाइए। मान लीजिए हमने एक स्क्वायर लिया, सपोज दैट एक स्क्वायर लूप। बट कंडीशन मैं बार बार बोलूंगा, कंडीशन ये जरूर है कि इसके चारों साइड सेम मटेरियल से बने हो, ये कंडीशन लगी होनी चाहिए। और मान लें हमने यहां से करंट भेजा है, इस वाले डायगोनल से, इस डायगोनल से करंट भेजा है कुछ आई, और किसी दूसरे डायगोनल से वो करंट बाहर चला गया आई, यहां से भेजा, यहां से निकल गया। और ये जो वायर हैं, जो जहां से करंट एंटर करवा रहे हो, ये सब इन्फिनिटी से आ रहे हैं। ये वायर इन्फिनिटी से आ रहा है, ये जो करंट निकल रहा है ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। और बाकी ये चार अलग, ये चारों अलग है, ये चारों सेम साइड के हैं। ये स्क्वायर लूप के ये चार साइड्स सेम साइड की हैं और इनकी साइड लेंथ ए है, साइड लेंथ ए है, और ये चारों सेम मटेरियल से बने हैं। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पॉइंट पर आएगा? स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये जो करंट आएगा ये इस नोड पर, ये पॉइंट बेसिकली नोड बन गया और ये पॉइंट भी नोड बन रहा। तो नोड का मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो करंट उन नोड पॉइंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें से कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, I1 I2। ना तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है ना मुझे जरूरत है, मेरे को नहीं पता कर रहा कि I1 I2 क्या बनेगा, क्योंकि मेरे को अब रिजल्ट पता चल चुका है कि अगर ये सेम मटेरियल के वायर्स हैं तो सेंटर पर इन चार वायर्स का जीरो हो जाएगा। पॉलीगन की जो चार वायर्स हैं 1 2 3 4, ये चारों मिलकर के सेंटर पर जीरो, पॉलीगन के चारों साइड्स का रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो उसको में हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। लेकिन इस बार सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आई, पॉलीगन के चारों साइड्स की वजह से तो जीरो आ जाएगा, लेकिन ये जो एक्सटर्नल फीडिंग वायर्स हैं, फीड वायर्स बोलते हैं जिसको, जहां से आप पॉलीगन में करंट को फीड कर रहे हो, इनका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इनसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मतलब इसको हम अगर वायर नंबर 5 कह दें और इसको वायर नंबर 6 कह दें, तो 1 2 3 4 इन चारों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। वायर 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4 इन चारों का मैग्नेटिक रिजल्टेंट सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। बट वायर 5 से कुछ आएगा, वायर 6 से कुछ आएगा। सर ये कैसे पता चलेगा कब कंसिडर करना है कि वो जो फीडिंग वायर्स हैं उनका बता रहे हैं, मैग्नेटिक बता रहे फील्ड? हैं। आपने नोटिस नहीं किया होगा पिछली बार के क्वेश्चन में मैंने जो फिगर बनाई थी, मैं एक और फिगर बना देता हूँ। वो उसके लाइन से पास कर रहे थे। हाँ, पिछली बार में जो फीडिंग वायर्स थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो फीडिंग वायर्स पॉलीगन के सेंटर की तरफ जा रही थी। तो सेंटर वाज ऑन द लाइन ऑफ द फीडिंग वायर्स, और एक वायर के लाइन पर जब कोई पॉइंट होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आता इसका। बट इस बार ये इस लाइन पर तो है नहीं सेंटर। और निकालेंगे कैसे, देखिए तो कैलकुलेशन करते ही समझ में आता है। वायर नंबर 5 की वजह से निकालना है आपको, B बराबर म्यू नॉट इंटू आई, फॉर्मूला तो एक ही है, 4 पाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फटाफट देखते हैं। वायर 5 का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2 cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2। अल्फा 1 क्या बनेगा अगर वायर नंबर 5 इन्फिनिटी से आ रहा हो, वायर नंबर 5 कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से आप सेंटर को मिलाओगे, ये एंगल अल्फा 1 0 डिग्री लिख सकते हैं इसको। अल्फा 1 की वैल्यू अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो माइनस cos अल्फा 2। वायर नंबर 5 इस नोड तक है, वायर नंबर 5 अप टू दिस नोड है,
तो यहां से सेंटर को मिलाइए और डायरेक्शन ऑफ करंट राइट है, ये एंगल α2 जो कि 45 डिग्री बनेगा स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के केस में α2 की वैल्यू 45 डिग्री, तो माइनस कॉस 45 डिग्री। और वायर 6 का भी इतना ही आएगा बिकॉज कंडीशंस वहां भी वैसी ही है, तो हम टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें भी। वायर 5 वायर 6 सिमिलर है, बट ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन सिमिलर है कि नहीं, इनके डायरेक्शन सिमिलर है या नहीं है ये और देखना पड़ेगा। तो वो अब आप चाहे राइट हैंड पाम रूल से देख लो, अगर उसको अप्लाई करना आसान लगता है तो उससे भी थ्रू कर सकते हो। मैं पर्सनली अपना कॉर्डिंग वाला प्रेफर करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट को ही प्रेफर करता हूँ मैं। मेरे को वो थोड़ा ठीक लगता है, मतलब मैं क्या करता हूँ कहीं पर भी एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लेता हूँ कहीं पर भी। और वायर 5 के केस में मैंने देखा कि करंट जो है वो एक्स एक्सिस पर चला गया वायर नंबर 5 के केस में, तो उसको मैंने आई कैप लिख दिया क्रॉस। सेंटर की पोजीशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसकी पोजीशन i माइनस जे बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये i क्रॉस माइनस जे मतलब कि माइनस के आएगा, मतलब कि इनवर्ड आएगा। ये अभी लगता है कि लेंदी प्रोसेस है, बहुत बहुत फास्ट होता है ये डायरेक्शन निकालना। राइट हैंड में कभी पाम नहीं मुड़ता, कभी हाथ नहीं मुड़ रहा होता है, मतलब आप अभी तो देखने में सही लग रहा है बट ये कभी मुड़ता ही नहीं है। ऐसे से करते रह जाओगे, ना करंट के ऊपर थंब जाएगा ना फिंगर जाएंगे, हाथ घूमता रहेगा ऐसे खाली। वायर 6 का भी नहीं आएगा, बट वायर 6 के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना चुके हैं, कहीं पर भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वायर 6 में जो करंट है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, माइनस जी क्रॉस पोजीशन ऑफ सेंटर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर है, तो वो i माइनस जे क्या बन जाएगा डायरेक्शन यार इसका, क्या डायरेक्शन बन जाएगी देख लीजिए। तो ये शायद के कैप आएगा, यस सर। और ये वाला भी दोनों सेम ही आ रहे मेरे ख्याल से, नहीं अलग अलग आ रहे। सर डिफरेंट आ रहा है। माइनस के सर वो i माइनस जे क्या हो रहा है यार, क्या हो गया बच्चे? नहीं सर नहीं। नहीं यहाँ एक पाम गड़बड़ से हो दोनों अंदर की तरफ। रही, ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हो गया है, पता नहीं, सही कर दे रहे, सही कर दे रहे हैं इसको। करंट तो आपका माइनस जे हो गया लेकिन ठीक है क्रॉस सॉरी जब आप इस वाले वायर की बात करोगे तो इस वायर के रिलेटिव देखना पड़ेगा ना हमको यार, इस वायर के रिलेटिवली हमको सेंटर देखना पड़ेगा। मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे तो ऐसे ही, लेकिन क्योंकि अब आप इस वायर के रिलेटिव देखोगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसे बनाएंगे एक्स और वाई करके, सॉरी डायरेक्शन ही बदल रहे बट उसको हम इस वायर पे दिखाएंगे। तो इसके रिलेटिव जब देखेंगे तो सेंटर पॉइंट की जो पोजीशन बनेगी ना, मतलब इस वायर के रिस्पेक्ट में, वायर 6 के रिस्पेक्ट में सेंटर की पोजीशन, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा, मतलब कि वो माइनस आई प्लस जे बन रहा वहां पर। और पाम रूल से भी करेंगे तो पाम रूल से भी सेम ही आएगा, दोनों दोनों सेम डायरेक्शन आएंगे, दोनों ही क्रॉस आएंगे, ये भी क्रॉस आ रहा है ये भी क्रॉस आ रहा है। पाम रूल से करेंगे तो ये करोगे, जिधर करंट है वहां थंब, जिस साइड करंट है वहां पर थंब रखेंगे और सेंटर की तरफ अपनी फिंगर्स रखेंगे, नीचे की तरफ थंब रखेंगे, सेंटर की तरफ फिंगर्स। तो हमारा राइट हैंड पाम नीचे अंदर है, बोर्ड के अंदर ऐसे, और इधर वाले वायर में, वायर नंबर 5 में आप देखो इसमें फिर वही दिक्कत आएगी, आपको थंब रखना पड़ेगा राइट साइड, तो इस तरफ थंब रखना होगा करंट की तरफ और सेंटर की तरफ फिंगर्स रखनी पड़ेगी।
तो उनको अपना थंब ऐसे रखना है और सेंटर की तरफ फिंगर्स, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये भी आपका राइट हैंड पाम अंदर ही जा रहा है, यहाँ से भी राइट हैंड पाम अंदर है, और ऐसे रखेंगे तो भी मेरा राइट हैंड पाम अंदर की तरफ है, दोनों ही क्रॉस करके आएंगे। पोजीशन वेक्टर में मिस्टेक हुई थी क्योंकि वो रिलेटिव टू द वायर रखना चाहिए आपको। रिलेटिव टू द वायर रखने का मतलब कि ओरिजिन वायर पे होना चाहिए। रिलेटिव टू द वायर पोजीशन वेक्टर का मतलब जो भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं उसका ओरिजिन उस वायर पे रखिए जिस वायर से आप देख रहे थे। तो इसका डबल कर देना आंसर, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो जो 5 और 6 के आंसर्स हैं वो डबल हो जाएंगे। सर सर पोजीशन वेक्टर सब सी की जगह सर आर परपेंडिकुलर नहीं रख सकते हैं सब वायर के रिस्पेक्ट में सी का? तो वो भी देख सकते हो, मतलब इधर से सीधा। यस सर। वो होता वही है यार, एक्चुअली क्या होता है देखो, जे क्रॉस जे 0 हो जा रहा है, तो परपेंडिकुलर पोजीशन देख लो, वो ज्यादा आसान है। इस पर प्रैक्टिस करना, मैं फिर बोलूंगा ना, ये एक लेक्चर वाली चीज नहीं होती है। 2 4 10 क्वेश्चन लगाओगे ना तो ये डायरेक्शंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो खुद डिसाइड कर लेना कि पाम रूल सही है या क्रॉस प्रोडक्ट सही है। स्ट्रेट वायर्स के बाद एक फॉर्मूला और ऐड कर ले आज के लिए, वो है सर्कुलर वायर्स का। सर्कुलर वायर या फिर लूप की बात करें ना अगर, तो पहले हम सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर्कुलर वायर और लूप का? सबसे पहले कंप्लीट सर्किल है अगर आपके पास, अगर कंप्लीट लूप है पूरा, कंप्लीट लूप विद सम करंट आई, तो इसके सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके एक्सिस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब अगर आप कोई पॉइंट लें जो उसके एक्सिस पर है, पॉइंट ऑन एक्सिस, और एक उसका सेंटर पॉइंट, इन दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड्स कंपेयर कर रहे हैं मेरे को। तो अगेन डेरिवेशन तो नहीं करेंगे लेकिन रिजल्ट आपको बता रहे। सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे सेंटर वाले पॉइंट पर निकालना होगा यहाँ पर, तो इसका एक फिक्स फॉर्मूला ही होता है यार, म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स इसका रेडियस, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू बाय 2r, सीधा इतना ही सर्किल के सेंटर पर। बट ये मान के चल रहे हैं कि ये सिंगल टर्न है, ये मान के चल रहे हो यहाँ पर ये सिंगल टर्न है। अगर डबल टर्न होंगे या ट्रिपल होंगे, 4 5 टर्न हो जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न और मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल सिंगल टर्न है क्योंकि मैंने लूप लिखा हुआ है यहाँ पर। नंबर ऑफ टर्न पे वो क्वाइल बोलेंगे, वहां पर क्वाइल वर्ड यूज किया जाएगा। और ये जो पॉइंट ऑन द एक्सिस है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, पॉइंट ऑन द एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज एट द सेंटर पॉइंट, मतलब कि म्यू नॉट आई बाय 2r सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद साइन क्यूब थीटा और लगाते हो, साइन ऑफ क्यूब थीटा, वेयर थीटा क्या है, ये पॉइंट सर्किल पर जो एंगल बनाएगा, इस पॉइंट को सर्किल से मिलाया जाए, और हाफ एंगल अगर थीटा बन रहा हो तो साइन क्यूब थीटा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है। सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय 2r, और उसमें साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सिस पर जो पॉइंट है उनके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, थीटा एक्सिस वाले पॉइंट को सर्किल से कनेक्ट करेंगे, कोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, उसका हाफ एंगल थीटा। एज एग्जांपल एक बार करके भी दिखा दे रहे हैं। एज एग्जांपल अगर हम कहें कि एक सर्किल है जिसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा हो, उसका रेडियस r है, और उसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है एट 3r डिस्टेंस, 3r डिस्टेंस एक पॉइंट P है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए
एक्सिस पर 3r डिस्टेंस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मतलब कि म्यू नॉट आई बाय 2r, और साइन क्यूब थीटा, तो उस पॉइंट को सर्कल से मिला दीजिए, और ये एंगल थीटा, इसका साइन थीटा निकालना पड़ेगा। ये भी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस अगर r है, ये 3r है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये r√10 बन जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू r डिवाइडेड बाय r√10, r बाई r√10 यानी 1/√10, और उसका क्यूब। बस ये इतना मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाले पॉइंट पर आएगा। एक्सिस वाले पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड, साइन क्यूब थीटा एक्स्ट्रा फैक्टर है और कुछ नहीं है। सेंटर पर म्यू नॉट आई बाय 2r है और एक्सिस पर साइन क्यूब थीटा का एडिशनल टर्म। और दोनों ही कंडीशंस में, मतलब सेंटर पर निकालो चाहे एक्सिस पर निकालो, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन पार्ट है, डायरेक्शन ऑफ बी, दोनों ही केसेस पे वो हमेशा एक्सिस के अलोंग जाएगा, अलोंग द एक्सिस पार्ट, दोनों ही केसेस में। मतलब चाहे दोनों का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसी एक्सिस की तरफ आएगी, या तो ये एक्सिस की तरफ ऊपर होगी या ये एक्सिस की तरफ नीचे होगी। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस की तरफ ऊपर या फिर एक्सिस की तरफ नीचे रहेगा, वो एक्सिस के अलोंग। अपवर्ड डाउनवर्ड देखना पड़ता है अलोंग द एक्सिस, अब अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो देखने के लिए आप लगाओ टूवर्ड्स साइड फ्रॉम वेयर करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस सर्कल की ये करंट ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी या नीचे से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, ये चीज। तो जिस तरीके से इसमें करंट फ्लो दिखाया जा रहा है आपको, ऐसे करके जिस तरीके से ये करंट का फ्लो दिखाया जा रहा है, इसके हिसाब से ये ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर देंगे, जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा होगा। फॉर्मूला इसका काफी सिंपल है, स्ट्रेट वायर से भी सिंपल है, उसमें तो फिर भी cos α1 cos α2 थे, इसमें कुछ नहीं है। सेंटर पर निकालना है तो म्यू नॉट आई बाय 2r, एक्सिस पर निकालना है तो साइन क्यूब थीटा। डायरेक्शन भी क्लियर है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं करना, एक्सिस की तरफ अलोंग द एक्सिस, और वो वाली साइड जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे। और ऑल्टरनेटिवली लोग ये भी कह देते हैं, दूसरा तरीका ये भी होता है कि करंट के साथ साथ अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए, मतलब अपने राइट हैंड फिंगर्स को जिस तरीके से करंट जा रही है वैसे अपने राइट हैंड फिंगर्स को बंद करो। तो अगर हम अपना राइट हैंड फिंगर्स ऐसे ही क्लोज करें जैसे ये करंट जा रही है, तो हमारा थंब ऊपर की तरफ होगा, राइट हैंड को, मतलब राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के हिसाब से बंद करने पर जिस डायरेक्शन में थंब जाएगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो फिंगर्स अकॉर्डिंग टू द करंट एंड थंब इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक तरीका है। या फिर एक मेथड ये है, नोट हो गया यार? यस सर। और ये तो मैंने कंप्लीट सर्किल लिया, और सर्किल कंप्लीट नहीं है, क्वार्टर सर्किल है, हाफ सर्किल है, 1/3 ऑफ द सर्किल है, मतलब सर्किल का एक पार्ट है, यानी कि सर्कुलर आर्क है। तो उस केस में भी सिंपल फॉर्मूला है, मतलब सर्कुलर आर्क अगर यूज कर रहे हो, जस्ट इतना सा वायर है करंट आर्क,
सर्कुलर आर्क के केस में वो आर्क कैसा, हाफ सर्कल भी हो सकता है, क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है, और एक ऐसा आर्क जो अपने सेंटर पर कोई एंगल थीटा बना रहा हो, रेडियस आर का, तो इसके लिए भी आसान है, सीधा सा यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, म्यू नॉट आई बाई 2r, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर एट सेंटर निकालना हो ड्यू टू सम आर्क, तो कंप्लीट वाले का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, इसमें यूनिटरी मेथड लगा देंगे, थीटा एंगल की आर्क पूरे सर्किल का कितना फ्रैक्शन बन जाएगा, थीटा बाय 360, बस उतना मल्टीप्लाई कर दो, थीटा बाई 2 पाई, ये उसका आंसर हो गया। वो आर्क सर्किल का कितना फ्रैक्शन है ये पता कर लीजिए, हाफ है, 1/4 है, तो सर्किल वाले फॉर्मूले में वो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना होता है, सर्किल के फॉर्मूले में आर्क कंप्लीट सर्किल का जितना भी फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, और डायरेक्शन का सेम रूल रहेगा, डायरेक्शन के रूल्स में कोई फर्क नहीं है, सर्किल के डायरेक्शंस में सब जगह एक ही लॉ है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला याद रखिए, सब हो जाता है, सेंटर का फॉर्मूला ये है, साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई करते ही एक्सेस का फॉर्मूला, और आर्क के केस में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर ऐसे कहा जाए कि एक वायर है स्ट्रेट, कैपिटल आई करंट इसमें जा रहा हो, उसके बाद इसको एक सेमी सर्किल में बेंड किया, और फिर ये करंट आई आगे बढ़ेगी सेमी सर्किल फॉर्म में, तो यहां पर सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट, रेडियस आर है, म्यू नॉट आई बाई 4r। स्ट्रेट वायर्स का नहीं आएगा क्या इसमें, नो सर। नहीं आएगा क्यों भाई, सर, अलोंग द Long लाइन axis। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर्स का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेंटर उन वायर्स के लाइन पर है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सिर्फ सेमी सर्किल की आएगी, और सेमी सर्किल पूरे सर्किल का 1/2 होता है, तो पूरे सर्किल का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2r, सेमी सर्किल इज 1/2 टाइम्स, यही आंसर है इसका। अब डायरेक्शन किधर होगा, तो दो ऑप्शन है, अगर ये सर्किल मैंने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है तो नेचुरल सी बात है कि इसकी एक्सिस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो या तो बोर्ड के बाहर की तरफ आंसर आएगा या बोर्ड के अंदर की तरफ आंसर आएगा, और किधर से मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, तो अभी जो करंट जा रहा है वो क्या दिख रहा है आपको इस समय ये जो करंट बनाई गई है ये किस तरीके से दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग बोर्ड के सामने खड़े होकर के देख रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि डॉट से दिखाएंगे, कमिंग आउटवर्ड, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। यहीं पर थोड़ा सा एग्जांपल बदल दो आप, और आप कुछ नहीं करना है, देखिए काफी हो चुका है, मान लो एक स्ट्रेट वायर आई ऐसे जा रहा हो, सेमी सर्किल हमने ऐसे बनाया विद करंट आई, और दूसरा वाला स्ट्रेट वायर जो है वो वर्टिकली वाई एक्सिस की तरफ ले गए, सेकंड स्ट्रेट वायर वाई एक्सिस की तरफ गया। अब हम बताओ सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो 1 2 3, 1 वाले की वजह से कितना आएगा, 0। 0 बाय 2 कितना आएगा, सेमी सर्किल म्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और बाय 3 विच इज अगेन अ स्ट्रेट वायर, ये 0 नहीं आएगा बिकॉज अब सेंटर उस लाइन पे नहीं है, इनफाइनाइट एंड से सर होगा इस तो वहां तो उसके लिए फॉर्मूला तो मेरे पास एक ही है ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर 3 का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
R. R cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2, हम मल्टीपल फॉर्मूलेस पे जा ही नहीं रहे। cos अल्फा 1, तो जो करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये डायरेक्शन ऑफ करंट और सेंटर लेफ्ट साइड है, तो ये एंगल अल्फा 1 है। This means cos alpha 1 is 90, 0 minus cos alpha 2, दूसरा एंड इन्फिनिटी पर है, तो वहां पर करंट और उससे सेंटर तक आइए जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये एंगल अल्फा 2 180 माइनस cos 180 करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। यहाँ पर ये बन गया इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला। सर Yes, वाई सर वो जो बाय 2 है सर उसमें पाई का टर्म आएगा क्या? कहाँ? यहाँ पर ये यस सर। इसमें गलती हो गया था यार, पाई नहीं आएगा इसमें, मिस्टेक हो गया था। अब डायरेक्शंस की बात करें तो इस सर्किल के केस में तो आप दिखाओगे तो सर्किल व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर आंसर आएगा, व्हाइट बोर्ड के अभी पीछे किया था, ये डॉट में आएगा। और स्ट्रेट वायर के लिए मैं इस वायर पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, इमेजिनरी कर दी ना, बनाने की भी क्या जरूरत है, इमेजिन करो कि अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इस वायर पे बनाया जाए तो करंट उसका जे कैप की तरफ होगा और पोजीशन माइनस आई कैप की तरफ होगी। जे क्रॉस माइनस आई बनेगा वो, जे क्रॉस माइनस आई मतलब कि आई क्रॉस जे, मतलब ये भी जे कैप आएगा। तीनों को ऐड करके आंसर ले आओ, तीनों ऐड करके आंसर ले आइए इसके। इस तरीके से यार फॉर्मूलेस का यूज करोगे ना, स्ट्रेट वायर और सर्कल्स के फॉर्मूलों का, तो आराम से 2 ही फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले 2 या 3 हैं, बाकी प्रैक्टिस है। कुछ और कर लेंगे कल वाली क्लास में, भी और क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के कुछ क्वेश्चंस अभी और करेंगे।